शुरुआत करते हुए बताते चले कि 17 दिन तक सुरंग में जिंदगी से जंग लड़ रहे 41 मजदूर कल आखिरकार बाहर आ गए, जिसके बाद उन्हें चिन्याली सौर अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और उनके स्वास्थ्य का हाल जाना और उन्हें 1-1 लाख की सहायता राशि भी दी गई, जिसके बाद उन्हें ऋषिकेश एम्स लाया गया और जहां मेडिकल चेकअप के बाद उन्हें घर भेजा जा सकता है। तो आपको बता दें कि सीएम धामी ने अस्पताल में पहुंचे श्रमिकों का हाल चाल भी जाना। सभी मजदूरों को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की बात उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कही गई है। चिन्यूक हेलीकॉप्टर से एम्स ऋषिकेश के एम्स में लाया गया है उन सभी 41 मजदूरों को जो 17 दिनों से सिलक्यारा टनल के अंदर जिंदगी के हौसले को बुलंद करे हुए रह रहे थे। आखिरकार रेस्क्यू टीम ने कल, यानी कि कल का दिन ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि 17 दिन के बाद रेस्क्यू ऑपरेटर्स ने उन टनल के अंदर से उन 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया। 50 बता दें चिन्यूक हेलीकॉप्टर से लाया गया है और ये तमाम इंतजाम न सिर्फ शासन के जरिए, प्रशासन के जरिए, बल्कि केंद्र स्तर से भी सारे इंतजाम बखूबी किए गए और हौसला अफजाई भी, क्योंकि देश पूरा कर रहा था, पूरा देश प्रार्थना कर रहा था उन 41 मजदूरों को, ना सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा एक देश प्रार्थना उन सभी 41 मजदूरों के लिए कर रहा था कि वो जल्द से जल्द उस टनल से बाहर निकले। सभी मजदूरों को फिलहाल 1-1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है और आखिरकार ये ऋषिकेश से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आपको चिन्यूक हेलीकॉप्टर दिख रहा है, इसी हेलीकॉप्टर से उन 41 मजदूरों को ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है और यही वो तस्वीर है जहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम आपको दिखाई नजर आ रही है और चिन्यूक हेलीकॉप्टर से इन्हीं सभी 41 मजदूरों को एम्स, क्योंकि 17 दिन तक एक सुरंग के अंदर किस तरह से वो रहे थे, कम से कम उनके स्वास्थ्य जो प्राथमिक उपचार होता है उसके लिए तो पहले ही कल बेड और डॉक्टर्स तैनात किए गए थे प्राथमिक उपचार के लिए, लेकिन अब एम्स में इनको भर्ती कराया जाएगा। वहां पर उनका जो भी इलाज, जो भी ट्रीटमेंट होगा वो वहां पर किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि उसमें जो भी खर्चा आएगा उत्तराखंड सीएम ने कहा है कि उसको उत्तराखंड की सरकार बेयर करेगी और 1-1 लाख रुपए राशि भी प्रदान की गई है। और आपको यह भी बताते चले कि उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमवीरों से बात की है और सभी श्रमवीरों ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। मजदूरों ने बताया कि कैसे उन्होंने टनल के अंदर 17 दिन बिताए हैं। तो आपको बता दें कि 17 मजदूरों से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की और 17 दिन तक 41 मजदूर किस तरह वो टनल में बिताए हुए थे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब कुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे समय यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियाँ लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के अफसर वहाँ आकर के बैठे थे तो जानकारियाँ रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है, जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल कर के आए हैं सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर।
लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोग को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट से सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर। उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदों से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में, बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हाल चाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया। जय हिंद भैया, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह उन 41 मजदूरों से बात की वो आपको सुनाया। और अब आपको बताते हैं कि 17 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। 17 दिनों से टनल में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 17 दिन से जो खबर देखने के लिए पूरा देश बेकरार था, मंगलवार को रेस्क्यू टीम की मेहनत आखिरकार उस पर कामयाबी लेकर ही आई। सभी मजदूरों का बाहर निकलना सफल हुआ और सीएम धामी, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, प्रशासन की पूरी टीम का भव्य स्वागत किया गया। जैसे जैसे रेस्क्यू टीम को सफलता मिलती गई, बाहर मजदूरों के परिवार जश्न मना रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए थे। ये 6 तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि एनडीआरएफ टीम ने किस तरह से एक एक करके उस सुरंग के अंदर से, पहली तस्वीर में जैसे एनडीआरएफ की एक एक टीम निकल रही है, ऐसे ही घुटनों के बल टेकते हुए मजदूर भी उस सुरंग से बाहर निकले। उसके बाद जैसे मजदूर बाहर निकले, उत्तराखंड के सीएम है ये पुष्कर सिंह धामी, वो उन्होंने गले लगाया। सुरंग में फंसी 41 जिंदगियां, हर पल बढ़ता खतरा। 17 दिन का लंबा इंतजार और फिर आया सुकून का वो पल जब सुरंग में फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आखिरकार मौत को मात देकर जिंदगी के लिए लड़ी जा रही जंग जीत ली गई, जिसके बाद हर तरफ खुशी का माहौल था। सुरंग के बाहर अपनों का इंतजार कर रहे लोगों की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े, क्योंकि पहाड़ का सीना चीरकर अब उनके अपने उनके सीने से लग रहे थे, जिनकी जिंदगी के लिए वो पिछले कई दिनों से दुआ मांग रहे थे। अब वो जीते जागते उनके सामने खड़े थे। मजदूरों को बचाने के लिए हर मोर्चे पर जंग लड़ी जा रही थी। रेस्क्यू टीम ने दिन रात भुलाकर मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था। लेकिन इस जंग में जीत के पीछे एक मोर्चा और भी था, जिसकी मजबूती और हौसले के बिना इसे जीत पाना मुमकिन नहीं था। वो मोर्चा उन 41 मजदूरों ने संभाल रखा था, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। सुरंग में फंसे मजदूर जानते थे कि वहां से निकलने का रास्ता आसान नहीं था। हर पल मौत का खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा था। घंटों का इंतजार दिनों में तब्दील हो गया था। कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन सफलता की दहलीज पर जाकर रुक गया। बचाव दल कई बार जीत के मुहाने से वापस लौटे। कई बाधाएं आई, कदम कदम पर अड़चनों ने राह रोकी, लेकिन सुरंग में फंसे मजदूरों ने हिम्मत नहीं हारी। सुरंग से बाहर सुरक्षित निकलने के बाद मजदूरों ने बताया कि शुरुआत में वो काफी घबरा गए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो वो सकारात्मक सोच के साथ बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। कभी भी रेस्क्यू टीम से उनका भरोसा नहीं डगमगाया। सुरंग की खामोशी और अंधेरे के बीच उन्होंने उम्मीद की लौ जलाई थी। कभी धैर्य नहीं खोया, जिसकी तारीफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की।
बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब कुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहां आकर के बैठे थे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की जद्दोजहद के बीच उनको सुरक्षित रखना जितनी बड़ी चुनौती थी, उतना ही मुश्किल था उनका आश्वासन बनाए रखना, क्योंकि रेस्क्यू में जितना वक्त लगा, अगर उसमें 41 में एक मजदूर भी हिम्मत हार जाता तो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन फेल हो सकता था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि सुरंग से जब मजदूरों को एक एक करके बाहर निकाला गया तो उनके चेहरे की रौनक और खुशी ही अलग थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा था, और थे भी, क्योंकि उन्होंने जिस हिम्मत और धैर्य से रेस्क्यू टीम का साथ दिया, मुश्किल हालात में डटे रहे, रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता में उसका बड़ा योगदान रहा। और वही खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है, और वो बड़ा फैसला सीधे आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल और बढ़ाने का एक बड़ा फैसला कैबिनेट मंत्रालय की तरफ से लिया गया है। और इसकी जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। साथ ही कहा है कि कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। और आप ये सोच, कल निर्णय किया गया है कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। देश में जितने चिन्हित परिवार हैं, उन परिवार के सदस्यों को प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा। ये 81 करोड़ भारतीयों को इससे लाभ मिलता है। इसी तरह से अंत्योदय के परिवारों को 35 किलो प्रति माह खाद्यान्न मुफ्त में मिलता रहेगा। जहां एक और प्रति व्यक्ति 5 किलो है गरीब परिवारों के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, वहीं पर अंत्योदय के परिवारों के लिए प्रति परिवार 35 किलो प्रति माह। और ये लगभग इससे 81 करोड़ लाभार्थी होंगे। कुल मिलाकर अगले 5 वर्षों में 11,80,000 करोड़ रुपए का खर्च भारत सरकार करेगी। और अब बात नया वायरस, नई परेशानी की। अभी देश कोरोना जैसी महामारी से निजात ही पाया था कि नई वायरस की आहट से राजस्थान अलर्ट हो गया है। वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी कर ली है, और इसी कड़ी में वायरस से निपटने के लिए आज स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। मॉक ड्रिल के तहत अस्पतालों में दवा, बेड, जांच सुविधाएं, एम्बुलेंस समेत अन्य की मॉनिटरिंग की गई है। और वहीं चीन से आए इस नए वायरस को लेकर इन्फ्लुएंजा पीड़ितों के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। ये सैंपल जयपुर, जोधपुर और उदयपुर भेजे जाएंगे। और वहीं इस बीमारी से निपटने के लिए डॉक्टर्स, लैब टेक्नीशियंस, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन प्लांट्स तैयार रहेंगे, ताकि अगर इस तरह के केस भारत में मिले तो उसके लिए मेडिकल फैसिलिटीज पीछे ना रहे। फिलहाल आपको हम डरा नहीं रहे हैं, ऐसे अभी कोई केस नहीं आए, लेकिन इन्फ्लुएंजा या फिर यूं कहें कि रहस्यमयी निमोनिया टाइप की बात करें तो ये उसके सिम्टम है, जिसमें तेज बुखार और आपको सूखी खांसी, इस तरह के सिम्टम्स नजर आते हैं। बता दें कि जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल में 11 बजे मॉक ड्रिल हुई, और इस दौरान चीन में फैले श्वसन रोग को देखते हुए चिकित्सा विभाग की तैयारियों का डॉक्टर्स ने जायजा लिया और आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को जांचा भी। इसमें जो भी पेशेंट आएंगे उनको हमने अलग अगर भर्ती करने की व्यवस्था है, हमारे पास बेड्स हैं, तो वहाँ पे अगर ऑक्सीजन की सप्लाई है, दवाइयाँ अगर पूरी हैं, इस तरह से कोई पेशेंट्स आते हैं, स्टाफ वहाँ है अवेलेबल मैन पावर के लिए, जो बात हम करते हैं डॉक्टर्स के अलावा, तो वो सब चीज़ों की हमने आज यहाँ
देखने आए हैं। साथ ही साथ हम इसमें आगे जाकर के ये भी देखेंगे कि हमारे पास अगर जांच केंद्र है तो वहाँ पे मैन पावर पूरी है और उनके पास सारे किट संसाधन उपलब्ध है कि नहीं है। डीडीसी काउंटर में हमारे पास इस सारी प्रकार की दवाइयाँ, जिसमें खासतौर पर एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हैं और पैरास्टामोल वगैरह, वो अवेलेबल हैं या नहीं है, तो ये भी हमें देखना है। और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है हमारे पास, उनकी उसमें क्या कैपेसिटी से भी ऑक्सीजन जनरेट हो रही है, कितने अभी रोज की रिक्वायरमेंट है, और अगर किसी भी कारण से ये बढ़ती है रिक्वायरमेंट तो उसके लिए क्या हमारी तैयारी पूरी है। तो हम इसी उद्देश्य से ये आज मॉक ड्रिल कर। और एक तरफ डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल्स का जायजा लिया तो वहीं वायरस को लेकर चिकित्सा विभाग ने प्रदेश भर में एडवाइजरी भी जारी कर दी है। एडवाइजरी के बाद कोटा के सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई और जिसमें अस्पतालों की तैयारी और इंतजामों की चिकित्सा अधिकारियों ने पूरी पड़ताल की। चिकित्सा महकमे की तमाम तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल ने। कोटा एजुकेशन हब है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं और करीब करीब 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए आते हैं। और फिलहाल जिस सीएससी पर हम हैं वो कोचिंग इलाके में है, कोटा का कोनहाड़ी इलाका, लैंडमार्क सिटी। और यहाँ पर फिलहाल सीएससी पर जो स्वास्थ्य महकमे की जो टीम है वो फिलहाल तमाम जो तैयारियाँ हैं उनकी जाँच परख जो है वो कर रहे हैं। वार्ड्स का विजिट किया गया है, ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के जो डिटेल्स है वो ली जा रही है, जो मशीनरी है, सिस्टम है, वो किस तरह से काम किया जाएगा, स्टाफ जो है वो किस तरह से काम करेगा, इसको लेकर के जो स्वास्थ्य महकमे की जो टीम है वो फिलहाल यहाँ पर अपडेट्स ले रही है। घनश्याम मीणा साहब है जो डिप्टी CMHO है। सर, किस तरह से जो एडवाइजरी है वो मिली और इन सब के बाद में क्या क्या पैमाने हैं जिन पर जो चेकिंग है वो आपने की है? ऐसा है कि भारत सरकार से एडवाइजरी मिली थी स्टेट को, तो स्टेट ने हमारी कल जो सेक्रेटरी मैडम है उन्होंने VC ली थी, डायरेक्टर सर ने, तो उन्होंने कहा था कि भाई अभी ऐसे पैनिक होने की जरूरत नहीं है कोई, हमें पूरे इंडिया। और वहीं नए वायरस को लेकर सभी डॉक्टर्स ने संभाग की सबसे बड़े अस्पताल में मॉक ड्रिल की और इसके साथ ही इससे निपटने के लिए सभी को दिशा निर्देश भी दिए। चीन में फैल रहे वायरस को लेकर देश भर में अलर्ट जारी हुआ है। देश भर में अलर्ट के बाद अजमेर संभाग के सबसे बड़े JLN अस्पताल में भी आज मॉक ड्रिल की गई है और अस्पताल में किस तरह की बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था है इसको देखने के लिए तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और कोविड के दौरान किस तरह से हालात ख़राब हुए थे उन हालातों को ध्यान में रखते हुए तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। बेड को सुनिश्चित किया गया है, बेड खाली भी कराए गए हैं, साथ ही जो वैकल्पिक व्यवस्थाएँ हैं वो भी पूर्ण की जा रही है। तो डॉक्टर्स की टीम जो है आज मॉक ड्रिल कर रही है और किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं वो देखी जा रही है, कितने बेड खाली हैं, कितनी आवश्यकता है और क्या इस बीमारी से कितना खतरा हो सकता है। तो तमाम व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आज मॉक ड्रिल की जा रही है। किस तरह की मॉक ड्रिल है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है, जो बीमारी है वो कितनी घातक हो सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए आज किस तरह की व्यवस्थाएं आपने देखी है और कितने बेड्स खाली रखे। हमने जो प्रारंभिक रूप पे हमने 22 बेड का हमने नीचे बनाया है। इस हमारी जो प्रीफैब वार्ड है ये 98 बेड का है, ये फुल्ली इक्विपाइड है मॉनिटर ऑक्सीजन की सप्लाई से। इसको भी हमने रिजर्व में रखा है, अगर जरूरत पड़ी भविष्य के अंदर तो इस। और बुधवार हादसों का दिन रहा, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो आपको बता दें। दरअसल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में 3 बड़ी घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई। ये 3 तस्वीरें 3 अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिख रही हैं। पहली तस्वीर डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र से है, जहां NH 48 यानी नेशनल हाईवे 48 पर बीती रात शिशोद गांव के पास एक कंटेनर ने कार को पीछे से टक्कर मार दी और इसके बाद कंटेनर कार को घसीटते हुए आगे तक ले गया। इधर हादसे में कार सवार पंकज, महेश और अक्षय की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामला दर्ज कर कंटेनर को जब्त करते हुए फरार कंटेनर चालक की तलाश भी पुलिस ने शुरू कर दी। दूसरी तस्वीर है राजसमंद के गोमती चौराहे से, जहां नेशनल हाईवे नंबर 8 पर एक निजी बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 2 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई और 15 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया गया। 4 भुजा पुलिस के मुताबिक बस उदयपुर से जोधपुर जा रही थी, तभी रात को करीब 1:30 बजे धानीन गांव के पास बस अनियंत्रित होकर पलट गई। और वहीं तीसरी अहम तस्वीर जो कि प्रतापगढ़ के धरियावद से है, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि युवक घूमने निकला था और इसी दौरान धरियावद रोड पर अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
तो अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत हुई है। 6 लोगों की राजसमंद, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ से ये खबर है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि एक्सीडेंट के बाद मौत का शिकार हुआ है 17 साल का युवक। बताया जा रहा है कि अपने रिश्तेदारों का इंतजार करने के लिए सड़क पर खड़े 17 वर्षीय विकास कुमार को पिकअप ने टक्कर मार दी और जिसके कारण वह घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी कर ली और शव परिजनों को सौंप दिया। साथ ही मामले की तफ्तीश में भी पुलिस जुट गई। इसका पिकअप से एक्सीडेंट हुआ था। ये खड़ा था वहाँ अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार कर रहा था मोटरसाइकिल के पास। उसी दौरान पिकअप वाले इसके टक्कर मारी। जो दिनांक 25/11 को भर्ती हुआ था, कल दिनांक 28/11 को इसकी मृत्यु हो गई। और डूंगरपुर के माथुगा मड़ा मार्ग पर सड़क किनारे देसी बम मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। आपको बड़ी खबर बताते चले, जहां मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने सड़क किनारे पड़े बम के खोल, बारूद और छर्रों को जब्त कर लिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बता दें कि जांच में भारी मात्रा में छर्रे बिखरे हुए मिले थे। वहीं पुलिस माथुगा मड़ा मार्ग पर दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की तलाश भी कर रही है। और इस बीच में सीकर से बड़ी खबर की तरफ रुख करते बताते चले कि कोचिंग सेंटर्स पर आईटी की रेड भी अब नजर आ रही है। दरअसल सीकर में 2 कोचिंग सेंटर पर आईटी का छापा पड़ा है। गुरु कृपा मैट्रिक्स कोचिंग सेंटर पर मारा गया है आईटी के द्वारा छापा। सेंटर मालिकों के घर और दफ्तर पर भी कार्रवाई लगातार जारी है। जिले में कुल 11 ठिकानों पर आईटी की रेड चल रही है। टैक्स चोरी के मामले में ये एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम आईटी विभाग देता हुआ नजर आ रहा है। तो आयकर विभाग की एक बड़ी कार्रवाई सीकर में कोचिंग सेंटर्स पर आईटी की रेड और इन कोचिंग मालिकों के न सिर्फ सेंटर्स और ऑफिस में बल्कि हर जगह पर जहां पर आयकर विभाग को है शक, वहां पर हो रही है रेड। टैक्स चोरी के मामले में चल रही है ये पूरी कार्रवाई। तो सीकर में आयकर विभाग के ताबड़तोड़ छापे। 2 कोचिंग सेंटर्स पर आयकर विभाग ने मारा है छापा। गुरु कृपा कोचिंग सेंटर और मैट्रिक्स कोचिंग सेंटर पर आयकर विभाग के छापे मारे गए हैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, सीकर से बड़ी खबर हम बता रहे हैं, आईटी विभाग की कोचिंग सेंटर्स पे एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। राकेश, और क्या अपडेट? और बिल्कुल देखिए, आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग ने जो कोचिंग माफिया समूह है, माफिया इसलिए कहेंगे क्योंकि जिस तरीके से लगभग एक कोचिंग संस्थान में 30,000 छात्र पढ़ते हों, वो कोचिंग लगातार अपने कारोबार को नेगेटिव दर्शाता है। और ये कोचिंग संचालक छात्रों से बहुत बड़े पैमाने पर मोटी फीस वसूलते हैं। साथ ही चाहे वो हॉस्टल हो या दूसरी जो सुविधाएं हैं, उनके नाम पर मोटा पैसा वसूला जाता है और इसकी सही जानकारी नहीं दी जाती है। यानी एक बहुत बड़ा बिजनेस कोचिंग का जो कारोबार है वो बन गया है। और उसमें किस तरीके से जांच एजेंसियों के साथ जो धोखाधड़ी की जाती है, ये इसी पूरे पहलू की जांच इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग ने लंबे समय से की। और गुरु कृपा और मैट्रिक्स 2 कोचिंग संचालक हैं, जिनके यहाँ लगभग 20 से 30,000 छात्र एक संस्थान में पढ़ते हैं। और इन्होंने अपनी 6 से 7 बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है कोचिंग सेंटर्स पे आयकर विभाग के द्वारा। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। और खबरों के